डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हमने गिफ्ट की डेफिनेशन को कवर कर लिया था और हमने गिफ्ट की डेफिनेशन को एसेंशियल एलिमेंट्स में ब्रेक करके वन बाय वन डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में हम उसके आगे का सेक्शन 123 पढ़ेंगे। सेक्शन 123 बताता है मोड ऑफ कन्वेइंग द गिफ्ट। डोनर द्वारा जो गिफ्ट डोनी को दिया जाएगा उसका क्या मोड होगा, किस प्रकार से वो गिफ्ट आगे कन्वे किया जाएगा, तो वो हम इस सेक्शन में देखते हैं। तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो उस केस में जब भी गिफ्ट दिया जाएगा इमूवेबल प्रॉपर्टी का, कोई हाउस है, कोई लैंड है, जब भी उसका गिफ्ट दिया जाएगा तो वो एक रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही दिया जाएगा। यहाँ पर ये मैटर नहीं करता जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो 100 रुपीज़ से ऊपर है या 100 रुपीज़ से नीचे है। यहाँ पर बस ये देखा जाएगा कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसको केवल एक रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के जरिए ही आगे कन्वे किया जाएगा। और वो जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो डोनर के द्वारा साइन किया हुआ होना चाहिए या डोनर के बिहाफ में कोई व्यक्ति साइन उसे कर सकता है। और साथ ही साथ इसमें 2 कॉम्पिटेंट विटनेसेस के भी साइन जरूरी है, ठीक है। तो विटनेसेस के लिए भी कंडीशन है कि वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए, ठीक है, मेजर होने चाहिए, साउंड माइंड होने चाहिए, अदरवाइज डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं होने चाहिए। तो ये सारी कंडीशंस विटनेसेस के लिए भी यहाँ पर लागू होती है, ठीक। तो यहाँ पर हमने देखा इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही हम गिफ्ट आगे कन्वे कर सकते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में डोनर और डोनी के बीच में चॉइस है, रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करना चाहते हैं या डायरेक्टली डिलीवरी करना चाहते हैं प्रॉपर्टी की, तो दोनों ही इसमें एप्लीकेबल हो सकता है। इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि ये रजिस्टर्ड के ही थ्रू होगा या केवल डिलीवरी के ही थ्रू होगा, इसमें दोनों ही कंडीशन एप्लीकेबल हो सकती है। एक्शनेबल क्लेम की अगर हम बात करें, देखिए अभी हमने एक्शनेबल क्लेम कवर अप नहीं किया, हम नेक्स्ट गिफ्ट के बाद वही कवर करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना जान लीजिए कि एक्शनेबल क्लेम एक इनकॉर्पोरियल मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, इनटेंजिबल प्रॉपर्टी है लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी के अंडर में ये आता है। तो इसको भी जो है इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही एग्जीक्यूट किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जरूरी नहीं है कि उस इंस्ट्रूमेंट को हम रजिस्टर करवाएं। तो यहाँ पर एक्शनेबल क्लेम को मात्र एक इंस्ट्रूमेंट के जरिए हम एग्जीक्यूट करके आगे गिफ्ट कर सकते हैं। अगर बात करें गिफ्ट्स टू आइडल, ठीक है, तो आइडल क्या है, प्रतिमाएं जो हमारे मंदिरों में होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ हाईकोर्ट के कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज हैं, जैसे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट कहता है जब भी कोई गिफ्ट किसी आइडल को दिया जाएगा तो उसमें रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा, जबकि मद्रास हाई कोर्ट का ये व्यू है कि रजिस्ट्रेशन यहाँ पर जरूरी नहीं है, क्योंकि आइडल एक लिविंग पर्सन नहीं है और टीपीओ में केवल हम लिविंग पर्सन से लिविंग पर्सन को ही प्रॉपर्टी कन्वे करने की बात करते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये दोनों हाई कोर्ट्स का जो व्यूज है वो डिफरेंट है गिफ्ट्स टू आइडल के मामले में। अगर हम बात करें कि अगर कोई गिफ्ट अनरजिस्टर्ड है तो क्या उसका रिवोकेशन किया जा सकता है, तो यहाँ पर देखिए एक प्रिवी काउंसिल ने कल्याण सुंदरम वर्सेस कोरूपा का केस है 1927 का, तो यहाँ पर क्लियरली पोजीशन बता दी है प्रिवी काउंसिल ने कि डोनर जो है ऐसे गिफ्ट का रिवोकेशन नहीं कर सकता जो डोनी के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया हो, भले ही उसका रजिस्ट्रेशन ना हुआ हो। तो यहाँ पर हमारी ये पोजीशन क्लियर है कि अनरजिस्टर्ड गिफ्ट्स का रिवोकेशन भी नहीं हो सकता अगर उसको डोनी ने एक्सेप्ट कर लिया है। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 129 मोहम्मदन गिफ्ट की, जिसको कि हम हिबा भी बोलते हैं। तो इसको हम अभी यहीं पर कवर कर लेते हैं। तो देखिए जो भी गिफ्ट एक मुस्लिम के द्वारा किया जाता है उसके ऊपर सेक्शन 123 के प्रावधान लागू नहीं होते, ना ही चैप्टर 7 के प्रावधान उस पर इफेक्टिव होंगे, ठीक है। एक मुस्लिम के द्वारा किए गए गिफ्ट पर लागू नहीं होंगे, ठीक है। तो सेक्शन 129 सिंपल बताता है कि एक मुस्लिम के द्वारा गिफ्ट कैसे किया जा सकता है, सिंपल डिक्लेरेशन ओरली किया जा सकता है, ठीक है, उसका फिर एक्सेप्टेंस होगा और उसकी डिलीवरी की जा सकती है। यहाँ पर गिफ्ट का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं बताया गया है। मुस्लिम्स के द्वारा जितने भी गिफ्ट किए जाते हैं वो एग्जेम्प्टेड है चैप्टर 7 के प्रोविजन से, अगर वो इनकंसिस्टेंट हैं मुस्लिम लॉ से। तो ये सेक्शन बस इतना ही बोलता है।
इसके बाद आइए सेक्शन 124 पे। तो ये कहता है गिफ्ट ऑफ फ्यूचर प्रॉपर्टी। तो हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि गिफ्ट जो है वो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी का होता है, ठीक है, किसी फ्यूचर प्रॉपर्टी को लेकर गिफ्ट नहीं किया जा सकता। ठीक, ऐसे गिफ्ट को वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है जो कि फ्यूचर प्रॉपर्टी को लेकर होता है। अगर ऐसा कोई गिफ्ट है जिसमें एक एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है और एक फ्यूचर प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है उसका गिफ्ट तो बिल्कुल वैलिड होगा, लेकिन जो पार्ट फ्यूचर प्रॉपर्टी के गिफ्ट से रिलेटेड है वो वॉइड हो जाएगा। तो ये सेक्शन इतना ही बताता है। सेक्शन 125, तो ये सेक्शन 125 कहता है गिफ्ट टू सेवरल पर्सन्स वन ऑफ whom डज नॉट एक्सेप्ट। ठीक है, अगर डोनर के द्वारा सपोज दो व्यक्तियों को गिफ्ट किया जाता है, सेवरल पर्सन मतलब हम यहाँ पे दो पर्सन ले रहे हैं, एक्स और वाई, ठीक है, एक्स ने एक्सेप्ट कर लिया, वाई ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये सेक्शन सिर्फ इतना ही बताता है कि जो पार्ट जो गिफ्ट एक्स को किया गया वो वैलिड है और जो गिफ्ट वाई को किया जाएगा वो वॉइड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसने एक्सेप्टेंस ही नहीं दी। तो कहने का मतलब है कि अगर बहुत सारे लोगों को गिफ्ट किया जा रहा है जिसमें से किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो गिफ्ट का वो पार्ट जो एक्सेप्ट नहीं हुआ वो वॉइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर डोनर के द्वारा ये प्रावधान कर लिया जाता है कि वो गिफ्ट दे रहा है एक्स और वाई को जॉइंटली दे रहा है, और अगर एक्स की डेथ होती है तो सारा गिफ्ट वाई को मिल जाएगा, या अगर वाई की डेथ होती है तो सारा गिफ्ट एक्स को मिल जाएगा। तो अगर इस तरीके की कोई कंडीशन रखी जाती है गिफ्ट में, तो इसको यहाँ पर ऐसे गिफ्ट को यहाँ पर वैलिड मान लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन 125 तक हमने आज कवर कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम गिफ्ट के आगे के प्रोविजंस को कवर करेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।